देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमारा आज हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन में। पहले देखेंगे सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, तो सर्कुलर परमुटेशन में क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला देखिए। यहाँ पर जो हमारा सर्कुलर परमुटेशन है, ऑब्जेक्ट्स हैं वो जितने भी हैं, टोटल ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, और सर्कुलर परमुटेशन हमें एक सर्कल पे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। ठीक है भाई, तो अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए क्लोज्ड कर्व considered as circular permutation, while arrangements of objects in a line or row considered as linear permutation. तो अभी तक हमने जो परमुटेशन किया है वो एक लाइन में किया है, लीनियर परमुटेशन। अभी परमुटेशन के अंदर एक सर्कल पर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, वो हमारा सर्कुलर परमुटेशन। तो इसमें होता क्या है, सर्कुलर परमुटेशन का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये वाला, द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक सर्कल पे अरेंज करने का फॉर्मूला है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, याद रखना है फॉर्मूला। अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को एक लाइन में अरेंज करना होता तो क्या होता है, n फैक्टोरियल। एक सर्कल पे अरेंज करना है n-1 फैक्टोरियल। इसमें होता क्या है सर्कुलर परमुटेशन में, इसमें क्या होता है, one object can be considered as fixed and the remaining objects are arranged as in the case of linear arrangements. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं और बाकी को उसके रेस्पेक्ट में अरेंज करते हैं। ठीक है, एक फिक्स करके बाकी, जैसे n में से एक फिक्स कर दिया यहाँ पे, तो बाकी n-1 बचे। n-1 को फिर एक जैसे एक लाइन में अरेंज करते हैं ना, ऐसे अरेंज करें। ठीक है, ठीक है भाई। तो जैसे 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनको एक सर्कल पे अरेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक सर्कल पे अरेंज करने का 5-1 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, ये याद रखिए। एक बार सर्कल के ऊपर, जैसे सर्कल है, एक बार कुछ चीजें प्लेस हो जाती है, मान लो सर्कल के ऊपर हमने कुछ चीजें पहले प्लेस कर दी है, एक बार कुछ चीजें, कुछ लोगों को बैठा दिया है, कुछ ऑब्जेक्ट को लगा दिया है, उसके बाद हम जो बीच में स्पेस है उनमें कुछ ऑब्जेक्ट को बैठाएंगे। तो फिर हम ऐसे ही करेंगे जैसे लीनियर परमुटेशन में करते हैं, क्योंकि एक बार पोजीशनिंग हो जाएगी, कोई भी एक आदमी बैठ जाए उसके बाद बाकियों को बैठाने के तरीके होते हैं ऐसे ही जैसे लीनियर परमुटेशन में होते हैं। ठीक है, अभी इतनी थ्योरी पे जाएंगे हम इसमें। तो taken are things out of n distinct things at a time and arranged along a circle. भाई n distinct thing है, n different object है, r object लेके सर्कल पे अरेंज करना है, तो भाई n में से r लेने हैं, तो पहले NCR, r आ गए, अब r को सर्कल पे अरेंज करना है, तो कितने तरीके से, r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, if anti-clockwise and clockwise are considered to be same, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन इज दिस। देखो यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर परमुटेशन में जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट होते हैं उनको हम डिफरेंट काउंट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंट काउंट। ठीक है भाई, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज कहीं पर अगर ये दिया रहे कि एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज permutations, anti-clockwise and clockwise permutations are considered to be same, अगर वो बोला कि वो दोनों सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन है जो n-1 फैक्टोरियल था, n-1 फैक्टोरियल बाई 2 कर देंगे। जैसे ये कब होता है, if we arrange flowers or garland beads in a necklace, then there is no distinction between clockwise and anti-clockwise direction. तो गार्लैंड और नेकलेस में क्या होता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, उसमें जो अरेंजमेंट होते हैं वो सेम ही रहते हैं इन केस ऑफ गार्लैंड। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 men 5 women be seated at a round table। भाई टोटल 10 है, 5 men 5 women राउंड टेबल पे बैठाना है,
इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, सर्कल पे बैठाना है, टोटल 10 है, तो 10 को बैठाने के तरीके क्या होते हैं भाई, 9 फैक्टोरियल 10 माइनस 1 फैक्टोरियल फॉर्मूले से, ठीक है, पहला तो हो गया ये वाला। सेकंड, ऑल द 5 वुमेन सिट टुगेदर, जो 5 वुमेन है वो एक साथ बैठी, ठीक है भाई। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे लीनियर परमुटेशन में करता हूँ, 5 वुमेन एक साथ बैठी, तो उन पांचों को पैक कर देता हूँ, 5 वुमेन, मानो W1 W2 W3 W4 W5, इनको एक साथ पैक कर दिया और एक ऑब्जेक्ट मान लिया, ठीक है। और मैन तो अपने हैं ही M1 M2 M3 M4 M5, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, इन पांचों को एक काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और एक सर्कल पे बैठाने हैं। अब इन 6 ऑब्जेक्ट में जो पांचों वुमेन हैं ये एक पैक कर दिया, तो जहां जाएंगे एक साथ जाएंगे, तो 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, अब ये 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, 6 को कैसे बैठाते हैं भाई, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये तरीका है 6 ऑब्जेक्ट को एक सर्कल पे अरेंज करने का तरीका, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आपस में क्या है कि ये जो 5 विमेन का पैक है ये एक साथ रहेंगी, लेकिन ये आपस में अरेंज हो सकती हैं आगे पीछे, तो कितनी तरीके से अरेंज होगी, 5 फैक्टोरियल, तो ये हमारा आंसर है 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, नो टू वुमेन सिट टुगेदर, नो टू वुमेन का मतलब कोई भी दो वुमेन एक साथ ना बैठे, कोई भी दो साथ में ना बैठे, मतलब दो तीनों भी साथ में नहीं होनी है, चारों भी साथ में नहीं है, दो भी साथ में नहीं होनी है, ठीक है। तो ये गैप मेथड से करेंगे हम इसको, किससे करेंगे, गैप मेथड से। तो कैसे, ये सर्कल है, ये रहा सर्कल, तो गैप मेथड में क्या करते हैं, पहले बॉयज को बैठा देते हैं, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स के ऊपर कंडीशन है ना, नो टू वुमेन सिट टुगेदर, तो भाई बॉयज के ऊपर कुछ नहीं, मैन के ऊपर 5 मैन है, सर्कल पे बैठा दो, 1 2 3 4 5, 5 मैन को कितने तरीके से बैठा सकते हो, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये एक बार बैठा दिए ना सर्कल पे, इसके बाद जो चीजें होनी है वो ऐसे होंगी जैसे लीनियर परमुटेशन में करते थे, क्योंकि पोजीशन ये जो बैठ गए हैं इनके रेस्पेक्ट में सारी चीजें होंगी, ठीक है, अब लीनियर परमुटेशन की तरह ही होगा। तो इसके बाद देखिए, और इसके बाद कितने गैप बचे, वुमेन कितनी है, 5 वुमेन है, गैप कितने हैं भाई, गैप काउंट करो ना, गैप गैप एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने गैप है, 1 2 3 4 5 गैप, वुमेन कितनी है, 5, 5 गैप 5 वुमेन, ठीक है। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लीनियर परमुटेशन की तरह ही होना है अभी, तो 5 गैप 5 वुमेन 5 फैक्टोरियल वेट से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। 5 गैप है 5 वुमेन, तो कितने तरीके से अरेंज करेंगे, 5 फैक्टोरियल वेट से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, 4 फैक्टोरियल टू 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, नो नॉट मोर देन 4 वुमेन सिट टुगेदर, ये क्या बोला इसने, नॉट मोर देन 4 वुमेन, मतलब 4 से ज्यादा वुमेन एक साथ नहीं बैठनी है, नॉट मोर देन 4 वुमेन, वुमेन है कितनी, 5, नॉट मोर देन 4 वुमेन, नॉट मोर देन 4 वुमेन, 4 से ज्यादा वुमेन एक साथ नहीं बैठनी, मतलब पांचों एक साथ नहीं बैठनी, ये कह रहा है। ऐसे कितने अरेंजमेंट है जिसमें पांचों वुमेन एक साथ ना आए, तो हम क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, और उसमें से वो माइनस कर देंगे जिसमें पांचों वुमेन एक साथ है, ठीक है भाई। बस टोटल टोटल कितने हैं, 9 फैक्टोरियल, और उसमें से ऐसे जिसमें 5 वुमेन्स, ऑल द 5 वुमेन्स आर सिट टुगेदर, ये वाले माइनस कर दो, तो 9 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे लिखा है, इन हाउ मैनी वेज 5 men 3 women be seated at a round table if no 2 women sit together, कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठनी, तो पहले की तरह है भाई ये, ठीक है। मैन को बिठा लो आप, तो एक सर्कल बनाया हमने, ये मैन कितने हैं, 5 है ना,
तो उनको बैठा लो इस पे, 1 2 3 4 5। 5 मैन कितने तरीके से सर्कल पे बैठ सकते हैं? 5 - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इस सर्कुलर परमुटेशन की डेफिनेशन। इसके बाद सब कुछ एक बार पोजीशन 1% की भी फिक्स हो जाए, उसके बाद सब कुछ लीनियर परमुटेशन की तरह होता है। अभी कितने गैप बचे? गैप मेथड है भैया, यहाँ पर बाकी गैप बचे। नो टू वुमेन सिट टुगेदर, वुमेन साथ में नहीं होंगी, तो गैप में बिठाओ। एक गैप, 2 3 4 5, 5 गैप। और वुमेन कितनी है? 3। तो 5C3, 5 में से 3 गैप सेलेक्ट करो और 3 गैप पे 3 वीमेन को अरेंज कर दो। ठीक है, जैसे लीनियर में करते हैं, ये पार्ट लीनियर वाला ही है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच n डिफरेंट बीड्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म ए नेकलेस। तो नंबर ऑफ कितने तरीके से n बीड्स को अरेंज कर सकते हैं नेकलेस बनाने के लिए। तो मैंने बोला था कि नेकलेस में क्या होता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंक्शन इज इग्नोर्ड। ठीक है, उसमें वो क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो n-1 फैक्टोरियल बाई 2 कर देंगे, जहां भी नेकलेस गार्लैंड दिखे तो ये अप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और सिलेक्शन और कलेक्शंस, ये इसमें हम क्या क्या करेंगे, मतलब इसमें हम करेंगे टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस, सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे सारे देखेंगे, 1 और मोर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, या आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, या वो जो n ऑब्जेक्ट हैं उसमें नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r को सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब हमारे पास फिक्स नहीं है, ठीक है, कि इतने सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस, 1 और मोर सिलेक्शंस। ठीक है, इस टाइप की चीजें वो देखेंगे। अच्छा पहले ये देख लेते हैं, ये हमारा एक्सपेंशन होता है ना, 1 + x पावर n, nc0 + nc1x + nc2x कैप + nc3x क्यूब प्लस लास्ट में ncn x पावर n। x को 1 रख देंगे तो यहाँ पे हमारा एक रिजल्ट आता है, ये हमारा बड़े काम का रिजल्ट है। ठीक है, ये आता है, लेफ्ट में 2 पावर n बचेगा, राइट में ही nc0, ध्यान से देख लो, nc0 + nc1 + nc2 + nc3 + ncn। nc0 से शुरू होके बीच में कोई गैप नहीं करना, nc1 nc2 nc3 ncn तक। ठीक है, ये 2 पावर n के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2 पावर n। ठीक है, याद रखना। मान लो मेरे पास ये आ गया, nc0 से शुरू नहीं, nc1 + nc2 + nc3 + ncn। तो मैं क्या लिखूं, अगर nc0 भी होता तो 2 पावर n लिख देता। तो nc0 को क्या करो, nc0 कितना होता है? 1, इसको उधर ले जाओ, तो इधर ये बचे लेफ्ट में, ये बचेगा राइट में nc1 से लेके ncn तक, और राइट में हो जाएगा 2 पावर n - 1। ये भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, nc1 + nc2 + nc3 ncn 2 पावर n - 1, याद रखेंगे दोनों रिजल्ट। चलिए अब इस थ्योरी में देखते हैं, पहला केस करना क्या है, हमें सिलेक्शन करना है, और ऑब्जेक्ट क्या है, सिलेक्शन ऑफ, कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं वो फिक्स नहीं है, सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर थिंग्स, या सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर थिंग, ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस, मतलब एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना है। ठीक है, या तो 1 सेलेक्ट हो, या 2 सेलेक्ट हो, या 3 सेलेक्ट हो। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर थिंग्स, या सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 थिंग आउट ऑफ n थिंग्स। और ये जो n थिंग है वो डिफरेंट है, अभी यहाँ पर कैसी है, डिफरेंट है। व्हेन ऑल द थिंग्स आर डिफरेंट, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने बनेंगे, टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस। तो भाई मैंने क्या बोला, 1 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 2 भी और 3 भी, या सारे भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। तो n डिफरेंट थिंग्स में से एक एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके, 1 थिंग कैन बी सिलेक्टेड nc1 वेज। अगर भाई दूसरा 1 के 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, 2 थिंग्स कैन बी सिलेक्टेड इन nc2 वेज, 3 थिंग्स कैन बी सिलेक्टेड इन nc3 वेज। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस देखो, 1 सेलेक्ट करना है या एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना है, तो n में से 1 सेलेक्ट करने के तरीके इतने, 2 सेलेक्ट करने के तरीके ये रहे, 3 सेलेक्ट करने के ये तरीके, सब सेलेक्ट करने के ये तरीके। ठीक है,
तो ये है ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस, मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये आ गया, ये हमारा आंसर है। और फिर इसकी वैल्यू हमें पता होती है 2 पावर n माइनस 1। ठीक है भाई, चलिए अभी हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे और हमने से इसमें देखा सेलेक्ट किए वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। अब दोबारा देखो, अब नेक्स्ट केस है केस 2, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0। और अगर इसमें मैं एक केस और ऐड कर देता हूँ, सिलेक्शन ऑफ 1 की जगह 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स। मोर ऑब्जेक्ट्स या तो 0 मतलब कोई सेलेक्ट ना करो, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, कोई भी सिलेक्ट ना करो, या 1 करो या 2 करो, ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस यहाँ पे बोला जाएगा, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, 0 या 1 या 2 या ऑल। तो ये कितना आएगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस 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 NCN, ये आएगा हमारा 2 पावर n। ठीक है, इसमें एक ऐसा केस भी आएगा जिसमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 मतलब कुछ भी सिलेक्ट ना करें, और मोर थिंग्स 1 या 2 या 3 या ऑल आउट ऑफ n आइडेंटिकल थिंग्स। अब यहाँ पे n आइडेंटिकल थिंग्स है। ठीक है भाई, ये n+1। अच्छा, n आइडेंटिकल थिंग्स है, n एक जैसी चीजें हैं, उसमें से कोई भी सिलेक्ट ना हो, उसका भी एक तरीका है। ठीक है, नो वन इज सिलेक्टेड, ये भी एक वे है। एक सिलेक्ट करने का भी एक तरीका है। भाई आपके पास 2 ऑब्जेक्ट, ये 3 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेम टाइप के हैं, इनमें से एक सेलेक्ट करो, कोई भी आंख बंद करके एक उठा लो, तो कोई सा भी आ जाए। ठीक है, एक उठाओ, आंख बंद करके बॉक्स से निकाल लो एक, बस कोई सा भी आ जाए, है तो सेम ही। 3 में से एक निकालने का भी एक तरीका है। 3 में से, क्योंकि आइडेंटिकल है, 3 आइडेंटिकल है, मान लो इनमें से 2 निकालने के, 2 निकालने हैं, कितने तरीके से निकाल सकते हो, आंख बंद करो, 2 पकड़ लो और बाहर निकाल लो। ठीक है, तो बस खत्म बात, क्योंकि दो, कोई भी 2 आएंगे वो सेम ही रहेंगे। अगर डिफरेंट होते, A1 A2 A3 होता तो 2 निकालने के कई 2 निकालने के फिर कितने तरीके होते, 3 डिफरेंट में से 2 सेलेक्ट करने के, 3C2। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ नहीं लगेगा फॉर्मूला, आइडेंटिकल है, 2 निकालने का भी एक ही तरीका है, 3 निकालने का भी एक ही तरीका है, n आइडेंटिकल है, n आइडेंटिकल में से n सारे के सारे निकालने का भी एक ही तरीका है। तो कितने होंगे, 0 सिलेक्टेड, 1 selected, 2 selected, 3 selected and selected। तो 1 1 1 1 1 1 and plus 1 ways। number of ways of selecting, number of ways of selecting। अब यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट है ना तो सारे आइडेंटिकल है, नो सारे डिफरेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ एक टाइप के हैं, कुछ 1 टाइप के, कुछ सेकंड टाइप के, कुछ थर्ड टाइप के, मतलब ऐसे हैं A B B B C D E, इस टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, मिक्स मिक्स टाइप के हैं, ना सारे आइडेंटिकल ना डिफरेंट, ध्यान रखना है। पूछा गया है इसमें से सिलेक्शन करना है, और 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें हमारा NCR वाला फॉर्मूला काम नहीं करता है भाई, इसमें वो डिफरेंट में काम करता है। ठीक है, अब बोल देगा इसमें से, या तो ऐसे बोलता कि 5 ऑब्जेक्ट लेने हैं, फिर तो केस बनाने पड़ते हैं हमें, 5 5 में 2 alike of one kind, 2 alike of second kind, 1 different, 5 second case, all 5 are different, वो केस बनाने पड़ते हैं। ये है ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, 1 और मोर, टोटल पॉसिबल सिलेक्शन। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, ये फॉर्मूला है हमारा, जैसे हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट है, टोटल ऑब्जेक्ट हैं, और टोटल में P are alike of one kind, मतलब P ऑब्जेक्ट, P जैसे एक नंबर है, 3 3 एक जैसे हैं। P का मतलब 3 हो सकता है ना, P की जगह, P की जगह आ जाएगा जैसे 3, 3 आर ऑफ वन काइंड, 3 आर ऑफ वन काइंड, ऐसे उसने बोल दिया P आर ऑफ वन काइंड। P एक नंबर है 2 3 4 5। Q आर ऑफ सेकंड काइंड, जो Q ऑब्जेक्ट है, Q एक नंबर है, Q आर ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, ऐसे। एंड R alike of थर्ड काइंड, आर आर ऑफ थर्ड काइंड, आर थर्ड काइंड के हैं, आर जैसे आर एक नंबर है, 2 आ गया, 2 आर ऑफ थर्ड काइंड। ठीक है, P आर ऑफ वन काइंड,
ऐसे पी की जगह 3 आर ऑफ वन काइंड, 4 आर ऑफ सेकंड काइंड एंड 2 आर ऑफ थर्ड काइंड, ऐसे लिखा है कुछ। ठीक है भाई। वाइल एस आर डिफरेंट, एस उसने बोल दिया, एस की जगह कोई नंबर होगा, जैसे वाइल 3 आर डिफरेंट, 3 डिफरेंट है। ठीक है भाई, डी ई एफ ये जो 3 है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इनमें से हमें सिलेक्शन कितना को करना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर ऑब्जेक्ट। तो भाई वो तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, जैसे पी आर एल अलाइक ऑफ वन काइंड, तो पी प्लस वन। ठीक है, पी आर ऑफ वन काइंड है, जैसे 3 एक तरह के हैं, तो इनमें से या तो कोई सेलेक्ट होगा एक तरीका, या तो कोई ना सेलेक्ट हो एक तरीका, या 3 में से एक सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, या 3 में से 2 सेलेक्ट हो जाए, उसका भी एक तरीका, या तीनों सेलेक्ट हो जाए। तो टोटल वेज है 4, मतलब 3 ये थे ना इनके, 3 थे ना, ए 3 है, तो इनमें से कोई कोई एक आए, या कोई एक भी ना आए, या 2 आए, या तीनों आए। कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं, ये 4 तरीके से। ऐसे पी ऑब्जेक्ट अलाइक हैं, वो कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं, पी प्लस वन वेज। क्यू आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, वो कितने तरीके से सिलेक्शन में जा सकते हैं, क्यू प्लस वन वेज से मल्टीप्लाई में। आर थर्ड काइंड के वो कितने तरीके से सिलेक्ट, आर प्लस वन वेज। और जो डिफरेंट है भाई, एस डिफरेंट है, मान लो 2 डिफरेंट है, डी ई। ठीक है, तो डी का क्या होगा, या तो सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, ये 2 तरीके से, इसके भी 2 तरीके हैं, या तो सिलेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा। ई सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, तो 2 पावर 2, 2 की पावर में उतना रहेगा डिफरेंट के लिए जितने ऑब्जेक्ट है। एस डिफरेंट है तो 2 पावर एस, अगर 2 डिफरेंट होते 2 पावर 2, 3 डिफरेंट होते 2 पावर 3। और -1 क्यों किया, -1 अगर ये सिलेक्शन होता, नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स, तो फिर तो ये -1 ना होता भाई, इसमें 0 और मोर और पॉसिबल सिलेक्शन। ठीक है, अगर इसमें 1 और मोर सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स, तो फिर ये -1 करना पड़ता है। ठीक है, एटलीस्ट 1 सिलेक्शन का है। ठीक है, एटलीस्ट 1 सेलेक्ट होना है। ठीक है भाई, चलिए। और ये क्वेश्चन देखें, क्या लिखा है क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। द क्वेश्चन पेपर इन द एग्जामिनेशन कंटेन्स 3 सेक्शंस ए बी सी। क्वेश्चन पेपर में भाई 3 सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। There are 5, 4, 3 questions in each section respectively. इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, और इस सेक्शन में कितने हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन पेपर के 3 सेक्शन, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 10 क्वेश्चन है टोटल सेक्शन वाइज। करना क्या है, स्टूडेंट हैज फ्रीडम टू आंसर एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अटेम्प्टिंग एटलीस्ट 1, कितने भी कर सकता है। ठीक है, अटेम्प्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, भाई कितने भी कर सकता है, लेकिन तीनों सेक्शन से कम एक एक करना उसको जरूरी है। ठीक है, इन हाउ मैनी वेज कैन द पेपर बी अटेम्प्टेड बाय ए स्टूडेंट। तो भाई इसकी बात करें, इसमें से वो 3 क्वेश्चन है, अब 3 क्वेश्चन में से वो एक भी ना करे, ऐसे पहले इसको देख लेते हैं। 3 में से वो एक भी ना करे, क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करे, एक कोई अटेम्प्ट ना करे, या कैसे कर सकता है ये, सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन को कैसे कर सकता है, या तो एक भी ना करे उसकी, या 3 में से एक क्वेश्चन कर दे, या 3 में से 2 क्वेश्चन कर दे, या 3 में से तीनों क्वेश्चन कर दे। तो ये नंबर आएगा, कितना आएगा, अच्छा ये 3C0 नहीं ले सकते, कोई ना करे, कम से कम एक तो करना ही है।
मतलब इसमें से वो क्या करेगा, कम से कम एक, या तो 3 में से एक कर सकता है, या फिर 3 में से 2, या फिर 3 में से तीनों कर दे। ठीक है, ये तो हो गया है इससे क्वेश्चन करने का कि तो कितने तरीके से वो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है। और ये सेक्शन बी है, इससे भी भाई वो या तो 4 में से एक करे, या 4 में से 2 करे, या 4 में से 3 करे, या 4 में से चारों कर दे। यहाँ पे एक नंबर आएगा। मतलब सेक्शन बी से किसी क्वेश्चन को कितने तरीके से वो कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अब सेक्शन सी है, सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन है। अब सेक्शन सी से वो कौन कितने क्वेश्चन करेगा। ठीक है, एक या दो, या तो 3 में से वो एक करे, एक कम से कम एक तो करना ही है, या 2 भी कर सकता है। अब कौन से 2 करेगा ये भी देखना पड़ेगा। तीनों में तीनों भी कर सकता है। अब ये जो 3 नंबर इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये नंबर आ जाएगा हमारा कितना, 3 पावर 3 - 1। ये वाला नंबर आ जाएगा, नहीं नहीं, 2 पावर 3, 2 पावर 4 - 1। और ये वाला नंबर आ जाएगा 2 पावर 3 - 1। ठीक है भाई, ठीक है। 5 कौन से में थे, 5 कौन से में थे, 5 पहले वाले में 5 है भाई, पहले वाले में 5 हैं तो ठीक है। 5C1, 5C2, 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5, तो ये 2 पावर 5 - 1। ठीक है, वही लिखा है सब इसमें। एट सेक्शन ए हैविंग 5 क्वेश्चन, द स्टूडेंट कैन सेलेक्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 5। कम से कम एक सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, तो वो कितने आए, 2 पावर 5 - 1। Similarly, the student can select at least one question from B and C. B से कम एक सेलेक्ट करने का 2 पावर 4 - 1, कम से कम एक सेलेक्ट करने का 2 पावर 3 - 1। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट द पेपर, तीनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन मेक ए सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन बुक। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन बुक on each of 3 subjects, physics, chemistry, mathematics, from a library containing 4 different books on physics, 6 different books on chemistry, and 3 different books on mathematics. तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स की कितनी बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स की कितनी बुक है, कहाँ पर लिखा है, एटलीस्ट वन बुक ऑन each of the 3 subjects, physics, chemistry, mathematics, from a library containing 4 different books on physics, 6 different। ठीक है, हाँ, फिजिक्स की कितनी बुक है, 4। केमिस्ट्री की कितनी बुक है, 6। और मैथ्स की कितनी है, 3। तो क्या करना है, कितनी बुक्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन मेक ए सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन बुक ऑन ईच ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। भाई हर सब्जेक्ट की एक एक तो होनी है, ये तो कंडीशन है। कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकता है, तो भाई फिजिक्स की बुक्स का सिलेक्शन देखो, 4 बुक है, तो ये जा सकता है हमें 4 में से एक आए, 4C1 प्लस 4C2 प्लस ये आएगा 2 पावर 4 - 1। इतने तरीके से फिजिक्स की बुक सेलेक्ट हो सकती है। केमिस्ट्री की 6 बुक्स हैं, अब इनमें से वो एक सेलेक्ट करे या 2, डिफरेंट बुक्स हैं ये 6। ठीक है, एक सेलेक्ट करे तो कौन सी एक, 2 करेगा तो कौन सी 2, 3 करेगा तो कौन सी 3, 4 करेगा तो कौन सी 4। ठीक है, 6 डिफरेंट बुक्स हैं, तो ये जाएगा 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3 प्लस 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 6C6, तो 2 पावर 6 - 1। ऐसे मैथ्स की 3 बुक है, तो कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकता है, एटलीस्ट वन का, तो 2 पावर 3 - 1, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, तीनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो दोबारा लिखा गया था, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन डिफरेंट केसेस, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सिलेक्शंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स।
ये तो कर तो लिया है, दोबारा लिखा गया कहीं वाला। चलिए ठीक है, देख लो। नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन सम और ऑल एट लीस्ट वन एट ए टाइम, तो कर लिया था। NC1 प्लस NC2 प्लस NCN2 पावर n माइनस, ये तो कर लिया हमने, ये तो हो गया है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग सम और ऑल of P plus Q plus R things, इतने ऑब्जेक्ट हैं, where P are alike of one kind, Q are alike of second kind, R are alike of third kind. तो P plus 1 into Q plus 1, R plus 1 minus 1, selection of sum at least one का, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड देयर सम, ये भी याद रख सकते हो भाई, कोई नेचुरल नंबर है हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये फॉर्म दिख रही है ना, n कोई नेचुरल नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन P1 P2 Pk, ये क्या है, प्राइम नंबर्स, और ये क्या है ऊपर पावर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के, ये क्या है इसकी, क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, पावर में ये भी हमारे क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी नेचुरल नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं हम। तो क्या करना है इसमें, नंबर ऑफ डिवाइजर का एक फॉर्मूला है, ये था ना, किसी नंबर को ऐसे लिखा, नेचुरल नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में, आपको पता है कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं, उनकी पावर पता है, ठीक है, पता हो जाता है ना, 12 है, 12 को क्या लिखोगे, 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, तो 2P1 P2 3, और उनकी अल्फा 1 2 अल्फा 2 1 ऐसे ही आते हैं, दिख जाते हैं। तो ये है कोई नंबर, द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n, अब फॉर्मूला देखो आप, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने आते हैं भाई, देखो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n, ठीक है, कितने डिवाइजर आएंगे, कितने फैक्टर्स आएंगे, तो जो पावर्स हैं, प्राइम नंबर की जो पावर है, इनमें एक एक ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो, एक एक ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हैं, फैक्टर्स हैं, विच इंक्लूड्स 1 एंड n इटसेल्फ, ठीक है, ऑल डिवाइजर्स इसके अंदर। उसके बाद ऑल द डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग 1 एंड n आर कॉल्ड प्रॉपर डिवाइजर, भाई 1 और n को हटा दो, प्रॉपर मतलब इसमें से -2 कर दो आप, तो ये क्या आ जाएंगे, -2 करके हमारे क्या आ जाएंगे, प्रॉपर डिवाइजर। 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड इम्प्रॉपर डिवाइजर। अच्छा, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, ये जो डिवाइजर आए हैं, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो इसमें देखो पहले कितने प्राइम नंबर यूज हुए हैं, उनकी क्या क्या पावर है, ये आपको दिख रहा है, तो भाई ये फॉर्मूला है, जैसे इसमें के नंबर यूज हुए हैं, के प्राइम नंबर P1 P2 Pk, तो ऐसे हमारे इसमें फॉर्मूले में याद रखने के लिए 3 ब्रैकेट बनेंगे, एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट इंटू इंटू इंटू, कितने ब्रैकेट बनेंगे, जितने प्राइम नंबर है, के प्राइम नंबर है तो के, अगर 3 है तो 3 ब्रैकेट, ठीक है, 2 है तो 2 ब्रैकेट, ठीक है, और पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले ब्रैकेट आएगा P1 के कॉरस्पॉन्डिंग, दूसरा आएगा ब्रैकेट ये वाला P2 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये P1 के कॉरस्पॉन्डिंग, इसमें क्या आएगा, नीचे P1 -1, और ऊपर आएगा P1 पावर, ये जो P1 पावर अल्फा 1 है, इसमें क्या करो, P1 पावर अल्फा 1 + 1 करो और फिर होल -1 करो, ये P1 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, एक नीचे P1 -1, P1 पावर अल्फा 1 + 1 -1, ऐसे P2 के कॉरस्पॉन्डिंग सेम, P2 -1 नीचे, ऊपर P2 पावर अल्फा 2 है, P2 पावर अल्फा 2 + 1 -1 करो, ऐसे हर प्राइम नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक फैक्टर आता जाएगा सिमिलरली, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाता है सम ऑफ डिवाइजर्स। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, अब ये ध्यान से देखो आप, हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल कॉइन्स या एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, n identical coins या n identical objects can be distributed among r persons, भाई n identical object हैं, उनको r persons में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ध्यान से देख लेना, n identical object 3 4 5 10 कितने भी हो सकते हैं n, और कितने पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, r पर्सन्स में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन,
ठीक है, रिजल्ट याद रखो। सो दैट ईच पर्सन मे गेट एनी नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है भाई, और किसी को भी कितने भी कॉइन मिल सकते हैं, मतलब आर आर पर्सन में एन आइडेंटिकल कॉइन देने हैं तो किसी पर्सन को कुछ ना मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है कि ठीक है भाई, किसी पर्सन को कुछ ना मिले, किसी को एक मिले, किसी को दो मिले, आर पर्सन में एन आइडेंटिकल कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ऐसा भी हो सकता है सबको एक एक मिल जाए, किसी को दो, किसी को एक, किसी को कुछ ना मिले, ये सब इसमें है, लिखा है ना, सो दैट ईच पर्सन मे गेट एनी नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ये फॉर्मूला है, याद रखें। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे हमारी एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को आर पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ, ये सेम है, टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xr इक्वल टू n। इस इक्वेशन के r वेरिएबल की इक्वेशन है, इसके टोटल नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन x1 प्लस x2 प्लस xr इक्वल टू n। ठीक है, ये सेम है कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आपको r पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, या इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो आप देख लेना इसमें कितने वेरिएबल थे, r वेरिएबल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस। चलिए, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 30 मैंगोज, ठीक है भाई, ये सेम टाइप के ऑब्जेक्ट है मैंगोज, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 पर्सन्स। भाई 30 मैंगोज हैं, वो 5 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 30 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 30 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कोई कंडीशन नहीं है, मतलब किसी को कितना भी मिले, ऐसा नहीं बोला है कि सबको एक एक मिलना है, वो अलग कंडीशन आएगी, उसके लिए अलग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर n कितना है 30, r कितना है 5, तो फॉर्मूला लगाओ ना, ये n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, तो 35, 30 प्लस 35 34 सी 5 माइनस वन 4, ये आंसर है। एक दूसरा फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n आइडेंटिकल आइटम्स, n आइडेंटिकल पॉइंट्स, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग r पर्सन्स सच दैट ईच ऑफ देम रिसीव्ड एटलीस्ट वन। सबको एक एक मिलना चाहिए भाई, जितने भी पर्सन है सबको एक एक मिलना चाहिए कम से कम, कोई भी खाली ना रहे। ठीक है, तो ये है n माइनस वन सी आर माइनस वन, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये सिमिलर है, ये ऐसे पूछता, हमारे पास एक इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस प्लस xr इक्वल टू n, इस इक्वेशन के पूछता टोटल नॉन टोटल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, पॉजिटिव सॉल्यूशन, जीरो भी नहीं चलेगा कि कोई वेरिएबल जीरो हो जाए, पॉजिटिव सॉल्यूशन, टोटल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तब भी ये फॉर्मूला आएगा। अगर इसके पूछता टोटल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तब वो पिछले वाला फॉर्मूला n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस। ठीक है, ये वाला कब यूज होता है, जब क्या पूछे इसके, मतलब ये कब होगा, जब n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और किसी को कितने में मिल जाए, या कोई इक्वेशन दी है ऐसे और उसके ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछे, ये वाला। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब एन आइडेंटिकल पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए r परसेंट में और सबको कम से कम एक एक मिले, या फिर ये जो इक्वेशन लिखी है इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने, तो ये फॉर्मूला यूज करा जाएगा।
Find total number of ways of distributing 7 identical computers. 7 identical computers को डिस्ट्रीब्यूट करना है. 2 RSG, राम, श्याम, घनश्याम. Show that each receive at least 1 computer. भाई सबको मतलब किसी को, हर किसी को कम से कम एक एक तो मिलेगी. तो N7 है, R यहाँ पर 3 है, तो N-1 CR -1, तो 7 6 C2. ये हमारा आंसर है इसका. एक ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो आप, नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स. ये हमारा एक एक्सपेंशन है, ठीक है, और इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? R वेरिएबल्स हैं. x1 प्लस x2, जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है ना, ऐसे मल्टीनोमियल एक्सपेंशन. R वेरिएबल्स हैं और पावर n है. तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है. तो ये फॉर्मूला होता है हमारा n प्लस R -1 CR -1. ठीक है, याद रख सकते हैं. नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स इन द एक्सपेंशन, तो वही मल्टीनोमियल है, मल्टीनोमियल एक्सपेंशन है. पावर n 10. नंबर ऑफ वेरिएबल 3. फॉर्मूला क्या था? ये वही है, ये जो फॉर्मूला है ये वही वाला फॉर्मूला है, ये सेम, ये सिमिलर है उसके, कि आपके पास ये पावर n, आपके पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और उसको आपको r पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, और किसी को कितने भी मिले. तो ये फॉर्मूला n प्लस R -1 CR -1, इसमें वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज इन विच 16 आइडेंटिकल टॉयज, 16 आइडेंटिकल आइटम्स हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अमंग 3 चिल्ड्रन. ठीक है, 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन कंडीशन लगा रही सच दैट ईच चाइल्ड डज नॉट रिसीव लेस देन 3 टॉयज. मतलब किसी को भी 3 से कम ना मिले, हर किसी को 3 या 3 से ज्यादा मिले. ठीक है, अब इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसको आपको फॉर्मूले में फ्रेम करना पड़ेगा क्वेश्चन को. अगर होता कि सच दैट ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट 1, तो तब भी फॉर्मूला लग जाता. ऐसे होता सच दैट ईच चाइल्ड गेट 0 और मोर टॉयज, तब भी फॉर्मूला लग जाता. एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 4, तो भाई आप इसके लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी. इसके लिए क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है उसके आसपास ही है. ठीक है, मैं मान रहा हूं कि भाई 3 चाइल्ड है ना, x1 नंबर ऑफ टॉयज हैं जो चिल्ड्रन 1 को मिलेंगे, 3 चिल्ड्रन है. x2 नंबर ऑफ टॉयज रिसीव्ड बाय चिल्ड्रन 3, रिसीव्ड बाय सेकंड चाइल्ड, और x3 नंबर ऑफ टॉयज रिसीव्ड बाय थर्ड चिल्ड्रन. और ये जो तीनों नंबर हैं, जो तीनों बच्चों को जो नंबर ऑफ टॉयज मिलेंगे वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है. x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, x3 ग्रेटर दैन 2. लेकिन कंडीशन क्या है, तीनों का सम 16 है. ये इक्वेशन है, बस इस पे फोकस डालो. इस टाइप की इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए मिले, लेकिन यहाँ पर x1 x2 x3 के साथ कंडीशन ये है. तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है, इसको मैं लिख रहा हूँ x1 - 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और x1 - 3 को ले लो u1. ठीक है, नए वेरिएबल में बना रहा हूँ, तो u1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. ऐसे ही x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है, इसको लिखो x2 - 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. x2 - 3 को ले लो u2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x2 - 3 को u2 ले लो. ऐसे ही x3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, x3 - 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x3 - 3 को ले लो u3, और u3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. ठीक है, मैंने यह सब कुछ लेट कर लिया, x1 - 3 को u1, x2 - 3 को u2, x3 - 3 को u3, और ये u1 u2 u3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो गए आपके. और यहाँ पे वैल्यू डाल दो x1 x2 x3 की,
यहाँ से u1 u2 की टर्म्स में। तो मेन इक्वेशन आपकी ये रहेगी। अब देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं, u1 u2 प्लस u3 इक्वल टू 7 और u1 u2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका जो सॉल्यूशन है भाई, जो निकालोगे वो इक्विवेलेंट है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की जो ऊपर थी। इसी का ये ट्रांसफॉर्मेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, u1 u2 की वैल्यू क्या हो सकती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकते हैं, कोई वेरिएबल 0 भी हो सकता है। मतलब इसको ऐसे समझो कि इस इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल 0 भी हो सकता है। इसके टोटल सॉल्यूशन निकालो, टोटल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशंस वो क्या आएंगे? n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। फॉर्मूला लगाओ, n की जगह 7, r की जगह कितना है 3। ठीक है, बस। क्योंकि यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब भी फॉर्मूला है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तब भी फॉर्मूला है। बाकी के लिए हमने इसको यहाँ पे फ्रेम किया है। बाकी और कोई भी सिचुएशन होगी तो उसको कन्वर्ट करेंगे हम। तो नंबर ऑफ वेज आ गया भाई, ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ वेज 5 आइडेंटिकल बॉल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 डिफरेंट बॉक्सेस। 5 आइडेंटिकल बॉल है भाई। ठीक है, 5 आइडेंटिकल बॉल और उनको 3 डिफरेंट बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। या 3 डिफरेंट बॉक्स की जगह ऐसे समझो, 5 आइडेंटिकल बॉल को 3 डिफरेंट पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 डिफरेंट पर्सन की जगह 3 डिफरेंट बॉक्स आ गई, एक ही बात है। और सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। इसका मतलब है कि थ्री जो 3 पर्सन में जैसे ऐसी है, जैसे 5 आइडेंटिकल बॉल को 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना और कोई भी पर्सन खाली ना रहे। ठीक है, सबको कम से कम एक एक मिले। यहाँ वही है, वैसे इस केस वही केस है बस। 5 आइडेंटिकल बॉल को 3 डिफरेंट बॉक्स में डालना है और कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना रहे। ठीक है भाई, तो क्या क्या मतलब है? 5 आइडेंटिकल बॉल्स को 3 डिफरेंट पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है भाई, और कोई भी किसी भी पर्सन को हर हर किसी को एक एक बॉल जरूर मिलनी है। अब वही वाला फॉर्मूला n-1 सी आर माइनस वन, हर पर्सन को एक एक बॉल मिलनी है। मतलब यहाँ पे पर्सन की जगह बॉक्स है, हर बॉक्स में 3 डिफरेंट बॉक्स, एक एक बॉल आई। ये फॉर्मूला लगा दो, n-1 सी आर माइनस वन। n 5 है, r 3 है। ठीक है, चलिए, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इस इक्वेशन के, नॉन नेगेटिव मतलब एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगा, 0 या पॉजिटिव। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसके लिए क्या? n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। एन जहाँ पर क्या है, n जहाँ पर क्या है 10 और आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3, वैल्यू डाल देंगे। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? पॉजिटिव, इनकी वैल्यू पॉजिटिव 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है भाई, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ऊपर था नॉन नेगेटिव, ध्यान रखना। यहाँ पे n की वैल्यू 12 है और r की वैल्यू 3 है। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा n-1 सी आर माइनस। ठीक है, चलिए डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला भी देख लेते हैं, डी अरेंजमेंट, और फिर हम क्वेश्चन यू सॉल्व करेंगे। देखो भाई, डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? देखो यहाँ छोटा सा पिक्चर बना देता हूँ। E1 हमारे पास 3 लेटर है, L1 L2 L3, और L1 के करस्पॉन्डिंग, L1 लेटर के करस्पॉन्डिंग E1 एनवलप है। ठीक है भाई, और L2 लेटर के करस्पॉन्डिंग E2 एनवलप, और L3 के करस्पॉन्डिंग E3। अब इन 3 लेटर को, इन 3 एनवलप 3 लेटर, ठीक है सही बात है, 3 लेटर 3 एनवलप ऐसे दिया रहेगा। 3 की जगह n लेटर्स n एनवलप्स, लेकिन इनको ऐसे डालना है
कि कोई भी लेटर अपने राइट एनवलप में ना जाए। सब डालने हैं लेकिन कोई भी अपने राइट एनवलप में ना जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि आप मत इनको डालने जरूरी है, एनवलप में सबको डालना है लेकिन कोई भी अपने राइट में ना जाए। ठीक है, कितने तरीके ऐसे हो सकते हैं, जैसे L1 को E1 में नहीं जाना है, L2 E2 में नहीं जाना है, L3 E3 में नहीं जाना है, कोई भी अपने ओरिजिनल प्लेस पे ना जाए, ऐसी सिचुएशन होती है। तो L1 E2 में पहुंच जाए और L2 E3 में पहुंच जाए और L3 E1, इस टाइप का। देखो तीनों डाल दिए लेकिन कोई भी अपनी अपने जो करस्पॉन्डिंग एनवलप है उसमें नहीं गया। ऐसे कितने तरीके होंगे। तो यहाँ पे क्या है, इफ वी हैव n डिफरेंट लेटर्स एंड n डिफरेंट एनवलप्स, द नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन पुट लेटर्स इन द envelopes such that each envelope has one letter and no letter is in their corresponding envelope। ठीक है, हर एनवलप में एक लेटर होगा और कोई भी अपने corresponding envelope में ना जाए। This condition can also be written as number of ways so that n different things can be arranged from their original places। मतलब इसी चीज को हम कहते हैं कि हम जो n डिफरेंट थिंग्स हैं उनको डीअरेंज करना है, मतलब वो अपने राइट प्लेस पे ना जाएं, ओरिजिनल प्लेस पे ना जाएं, कहीं और जाएं, जाएं जरूर। ठीक है, इसी को हम डीएन बोलते हैं, यही डीअरेंजमेंट। एन ऑब्जेक्ट्स को ऐसे डीअरेंज करना है कि वो अपने राइट प्लेस पे ना जाए। तो ये फॉर्मूला है एन ऑब्जेक्ट को, एन की जगह 3 रखोगे तो 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 लेटर हैं या 3 नंबर्स होंगे, कुछ भी होंगे, वो 3 चीजें अपनी जो उनकी राइट प्लेस है उन पे ना जाए। ये है एन फैक्टोरियल ब्रैकेट, यहाँ एन फैक्टोरियल है, 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। फॉर्मूला देखो, 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस ऐसे लास्ट में -1 पावर n 1/n फैक्टोरियल। अगर मैं n की जगह 0 डाल दूं तो n की जगह 0 तो यहाँ 0, यहाँ पर फैक्टोरियल 0 और लास्ट टर्म जाएगी हमारी, लास्ट टर्म 1/0 1 बनेगी, मतलब यहाँ तक ही जाएगा बस, ये 1 आएगा। D1 मतलब n एक ही ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट है, n की जगह 1 डालोगे तो 1 फैक्टोरियल, और जब लास्ट टर्म, ये कहाँ तक जाएगी ये सीरीज, कहाँ पे रुकेगी, एक टर्म लेनी है 2 या 3, लास्ट टर्म देखो n की जगह 1 रखोगे तो यहाँ तक जाएगी, बस इतनी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा D1 1 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल, 0 आ जाएगा। ऐसे हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, देयर आर 5 बॉक्सेस ऑफ 5 डिफरेंट कलर्स। 5 बॉक्स हैं भाई, 5 बॉक्स हैं और पांचों के डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, 5 बॉक्स हैं, पांचों के डिफरेंट कलर हैं, ये रहे 5 बॉक्स, 3 4 5 डिफरेंट कलर के। ऑल्सो देयर आर 5 बॉल्स ऑफ सेम कलर, और 5 बॉल हैं भाई, अलग से 5 बॉल हैं। देयर आर 5 बॉल्स ऑफ सेम कलर्स एज दोज ऑफ द बॉक्स। 5 डिफरेंट बॉक्स हैं और 5 बॉल्स हैं सेम कलर्स की, और भाई इन बॉल्स को बॉक्सेस में ही डालना होगा। द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन प्लेस 5 बॉल इन 5 बॉक्सेस सच दैट, एक तो ऐसे होता कि ये 5 बॉल हैं 5 डिफरेंट बॉक्सेस, कोई भी अपने सेम कलर वाले बॉक्स में ना जाए, ये रीअरेंजमेंट हो जाता। तो फिर ये आ जाता D5 फॉर्मूले में n की जगह 5 डाल देते, लेकिन यहाँ उसने कुछ इसमें कलाकारी की है। नंबर ऑफ वेज इन विच we can place 5 balls in 5 boxes such that at most 2 balls goes to the wrong box। तो ज्यादा से ज्यादा 2 बॉल रोंग बॉक्स में जाए, मतलब अपने राइट बॉक्स में ना जाए, अपने सेम कलर वाले बॉक्स में ना जाए। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 बॉल,
या वन बॉल, एटमोस्ट 2 का है तो वन बॉल जाए, इसने लिखा है एटमोस्ट 2 balls goes to the wrong boxes, इसका मतलब 2 balls टू द रॉन्ग बॉक्सेस, 2 बॉल रॉन्ग बॉक्स में जाए, और 5 थी ना, एंड जो बची हुई 3 है वो राइट में जाए, ठीक है। या फिर प्लस एटमोस्ट 1 बॉल टू द रॉन्ग बॉक्स एंड 4 balls टू द राइट बॉक्स, ठीक है। या फिर 0 ball टू द रॉन्ग बॉक्स में एटमोस्ट 2 बोला था, या तो 2 या 1 या 1 भी ना जाए, 0 balls टू द रॉन्ग बॉक्स एंड 5 या एंड 5 कोई भी रॉन्ग बॉक्स में ना जाए, और पांचों की पांचों राइट बॉक्स में जाए। तो ये केस है, इस पार्ट को देखो, 2 balls टू द रॉन्ग बॉक्स एंड 3 टू द राइट बॉक्स, ठीक है भाई। 5 में से 5 थी ना, 5 में से 2 ले लो, ठीक है, उनको रॉन्ग बॉक्स में पहुंचा दो। 5 में से 2 ली इंटू D2, 5 में से 2 ली, कोई भी 2 आ सकती है, उनको D2 डी अरेंज कर दो। D2 का मतलब क्या आता है, D2 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल और प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ये यहाँ पे रखो। 5C3 5C2 बराबर होते हैं भाई, ये 5C3 की जगह 5C2 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आ गया, ये तो आ गया हमारा इसका आंसर, ये वाले पहले पार्ट का। अब इसके बाद 1 बॉल टू द रॉन्ग बॉक्स एंड 4 टू द राइट, मतलब 5 में से 5 में से कितनी, एक बॉल रॉन्ग में जाए, 5 में से एक बॉल सेलेक्ट करो, उसको डी अरेंज कर दो, मतलब अपने राइट में ना जाए, तो D1, और D1 कितना आता है हमारा, ये 0 आता है। D1 निकालोगे ना यहाँ से, D1 जब निकालोगे यहाँ पे ये 0 आता है, ये केस गया। उसके बाद नेक्स्ट 0 बॉल टू द रॉन्ग बॉक्स, मतलब कोई भी बॉल अपने रॉन्ग बॉक्स में जाए ना, पांचों पांचों बॉल कहाँ जाए, राइट एनवलप में, ठीक है। पांचों क्या है, राइट, मतलब पांचों बॉल अपने सेम कलर वाले बॉक्स में जाए, उसका एक ही तरीका होता है, सही काम होने का एक ही तरीका है, ठीक है। ठीक है भाई, सही एक ही होता है, सच तो एक ही होता है, झूठ कई तरीकों से बोला जाता है। चलिए, तो ये सब सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कल एक क्लास में इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं।